बायोसिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग लैब में कंप्यूटर स्क्रीन पर जैसे जैसे डीएनए की रिपोर्ट दिख रही थी, वैसे वैसे आदित्य के माथे की नसें तन रही थी। उसके खुश्क पड़ चुके हलक से चीख ही निकली, नो नो। आदित्य लैब से बाहर निकल आया। उसे एक अजीब सी शर्म ने घेर लिया था। अचानक आदित्य के जहन में वह घटना तैर गई जब पिछले दिनों वह छुट्टियों में अपनी पुश्तैनी हवेली में ठहरा था। एक सुबह नींद से जागने के बाद जब आदित्य बगीचे में टहल रहा था, तभी उसे सूरज नजर आया, जो हवेली के सभी पाखानों की सफाई से निपटकर अपने हाथ पैर धो रहा था। आदित्य बोला था, सुनो सूरज, मैं एक रिसर्च पर काम करने वाला हूँ और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सूरज बोला था, आपके लिए हम अपनी जान भी लड़ा सकते हैं। आप कहिए तो साहब। मुझे तुम्हारे खून का सैंपल चाहिए। सूरज बोला था, मेरा खून लेकर क्या कीजिएगा साहब? मैं देखना चाहता हूँ कि दलितों और ठाकुरों के खून में सचमुच कितना और क्या फर्क होता है। बहुत बड़ा फर्क है साहब। यह आपका ऊंचा खून ही है जो आपको वैज्ञानिक बनाता है और मेरा दलित खून मुझसे पाखाना साफ कराता है। यह सुनकर आदित्य बोला था, ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई। खून बूंद सब ढकोसला है और यही मैं विज्ञान की भाषा में साबित करना चाहता हूँ। आदित्य भले ही विदेश में पला बड़ा था और उसके पिता ठाकुर राजेश्वर सिंह स्विट्जरलैंड में बस जाने के बाद कभी कभार ही आया करते थे, पर वह बचपन से ही जिद करके अपनी माँ के साथ यहाँ आता रहता था। वह छुट्टियां अपने दादा ठाकुर रणवीर सिंह के पास इस पुश्तैनी हवेली में बिताता। पर इस बार आदित्य लंबे समय के लिए भारत आया था। अब तो वह यही बस जाना चाहता था। दरअसल एक अहम मुद्दे को लेकर बाप बेटे में झगड़ा हो गया था। उसके पिता ने वहां के एक निजी रिसर्च सेंटर में उसकी जगह पक्की कर रखी थी, पर उस पर मानवतावादी विचारों का गहरा असर था, इसलिए वह अपनी रिसर्च का काम भारत में ही करना चाहता था। पिता के पूछने पर कि उसकी रिसर्च का विषय क्या है, तो उसने बताने से भी मना कर दिया था। आदित्य ने समाज में फैले जातिवाद, वंशवाद और उससे पैदा हुई समस्याओं पर काफी सोच विचारा था। इस रिसर्च की शुरुआत वह खुद से कर रहा था और इस काम के लिए अब उसे किसी दलित का डीएनए चाहिए था। उसके लिए सूरज ही परिचित दलित था। सूरज के बाप दादा इस हवेली में सफाई के काम के लिए आते थे। उनके बाद अब सूरज आता था। सूरज के परदादा मेयादीन के बारे में आदित्य को मालूम हुआ कि वे मजबूत देह के आदमी थे। उन्होंने बिरादरी की भलाई के कई काम किए थे। नौजवानों की तंदुरुस्ती के लिए अखाड़ा के बावजूद एक भले अंग्रेज से गुजारिश करके बस्ती में उन्होंने छोटा सा स्कूल भी खुलवाया था, जिसकी बदौलत कई बच्चों की जिंदगी बदल गई थी। पर मेयादीन के बेटे पोते ही अनपढ़ रह गए थे। उस सुबह जब आदित्य सूरज से खून का सैंपल मांग रहा था, तब उसे मेयादीन की याद आई थी। पर इस समय आदित्य को बेकसूर सूरज पर तरस आ रहा था और अपने आप पर बेहद शर्म। आदित्य ने लैब में जब अपने और सूरज के डीएनए की जांच की, तब इसमें कोई शक नहीं रह गया था कि सूरज उसी का भाई था, उसी का खून। आदित्य को दो चेहरे उभरते से महसूस हुए। एक उसके पिता ठाकुर राजेश्वर सिंह थे, तो दूसरे सूरज के पिता हरचरण। आदित्य को साफ साफ याद है कि वह बचपन में जब अपनी माँ के साथ हवेली आता था, तब हरचरण उसकी माँ को आदर से बहू जी कहता था। हरचरण ने उसकी माँ की तरफ कभी आंख उठाकर भी नहीं देखा। ऐसे मन के साफ इंसान की जोरू के साथ उसके पिता ने अपनी वासना की भूख मिटाई थी। जाने उसके पिता ने उस बेचारी के साथ क्या क्या जुल्म किए होंगे। यह सोच जानकर आदित्य को अपने पिता पर गुस्सा आ रहा था। तभी उसने फैसला लिया कि अब वह इस खानदान की छाया में नहीं रहेगा। वह अपने दादा ठाकुर रणवीर सिंह से मिलकर हकीकत जानना चाहता था। दादाजी अपने कमरे में बैठे थे। आदित्य को बेवक्त अपने सामने पाकर वे चौंक पड़े और बोले, अरे आदित्य, इस समय यहाँ? अभी पिछले हफ्ते ही तो तू गया था। हाँ दादाजी, बात ही कुछ ऐसी है। अच्छा, हाथ मुंह धो लो, भोजन के बाद आराम से बातें करेंगे। नहीं दादाजी, अब मैं इस हवेली में पानी की एक बूंद भी नहीं पी सकता। यह सुनकर दादाजी हैरान रह गए। फिर उन्होंने प्यार से कहा, यह तुझे हो क्या गया है? तुमसे किसी ने कुछ कह दिया क्या? दादाजी, आप ही कहिए कि किसी की इज्जत से खेलकर उसे टूटे खिलौने की तरह भुला देने की बेशर्मी हम ठाकुर कब तक करते रहेंगे? दादाजी आपे से बाहर हो गए और बोले, तुम्हें अपने दादा से ऐसा सवाल करते हुए शर्म नहीं आती? अपनी किताबी भावनाओं में बहकर तुम भूल गए हो कि क्या कह रहे हो। पिछले साल भी तारा सिंह की शादी तुमने इसलिए रुकवा दी क्योंकि उसके एक दलित लड़की से संबंध थे। अपने पिता से भी इन्हीं आदर्शों की वजह से तुम झगड़ कर आए हो। मैं पूछता हूँ कि एक आए दिन तुम जो अपने खानदान की इज्जत उछालते हो, उससे कौन से तमगे मिल गए तुम्हें? तमगे तोहफे ही
आदर्शों की कीमत नहीं है दादाजी। तारा सिंह ने तो अदालत के फैसले पर उस पीड़ित लड़की को अपना लिया था, लेकिन आपके सपूत ठाकुर राजेश्वर सिंह जब हरिचरण की जोरों के साथ अपना मुंह काला करते हैं, तब कोई अदालत कोई पंचायत कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि बात को वहीं दफन कर उस पर राख डाल दी जाती है। यह सुनकर ठाकुर साहब के सीने में बिजली सी कूद गई। वे अपना हाथ सीने पर रखकर कुछ पल शांत रहे, फिर भारी मन से पूछा, यह तुमसे किसने कहा? दादाजी, ऊंच नीच के इस ढकोसले को मैं विज्ञान के सहारे झूठा साबित करना चाहता था। मैं जानता था कि इससे बहुत बड़ा तूफान उठ सकता है, इसलिए मैंने आपसे और पिताजी से यह बात छिपाई थी, पर मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तूफान की शुरुआत सीधे मुझसे ही होगी। मैंने खुद अपने और सूरज के डीएनए की जांच की है। बरसों से जिस घाव को मैंने सीने में छिपाए रखा, आज तुमने उसे फिर कुरेदा। तुम्हारा विज्ञान सच जरूर बोलता है, लेकिन अधूरा। तुमने यह तो जान लिया कि सूरज और तुम्हारी रगों में एक ही खून दौड़ रहा है। अच्छा होता अगर विज्ञान तुम्हें यह भी बताता कि इसमें तेरे पिता का कोई दोष नहीं। अरे उस बेचारे को तो इसकी खबर भी नहीं है, मुझे भी नहीं होती अगर वह दस्तावेज मेरे हाथ न लगता। बेटा, इस बात को समझने के लिए तुम्हें शुरू से जानना होगा। दादाजी, आप क्या कह रहे हैं? मुझे किस बात को जानना होगा? दादाजी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे तहखाने वाले कमरे में ले गए। उस कमरे में पुराने बुजुर्गों की तस्वीरों के अलावा सभी चीजें ऐतिहासिक जान पड़ती थी। एक तस्वीर के सामने रुककर दादाजी आदित्य से कहने लगे, ये मेरे परदादा शमशेर सिंह हैं, जिनके एक लड़का भानु प्रताप था और जिसका ब्याह हो चुका था। एक लड़की रति थी जो मंगली होने की वजह से ब्याह को तरसती थी। आदित्य ने देखा कि शमशेर सिंह की तस्वीर के पास ही दो तस्वीरें लगी हुई थी, जो भानु प्रताप और उनकी पत्नी की थी। बाद में एक और सुंदर लड़की की तस्वीर थी जो रति थी। मेरे परदादा अपनी जवानी में दूसरे जमींदारों की तरह अय्याज ठाकुर थे। उन्होंने कभी अपने हवस की भूख एक दलित लड़की की इज्जत लूटकर शांत की थी। सालों बाद उसी का बदला दलित बिरादरी वाले कुछ लुटेरे मौका पाकर रति की इज्जत लूटकर लेना जा रहे थे। तब उसने अपनी जान पर खेलकर रति की इज्जत बचाई थी। कहते हुए दादाजी ने पास रखे भारी संदूक से एक डायरी निकाली, जो काफी पुरानी होने की वजह से पीली पड़ चुकी थी। रति और भानु प्रताप की इज्जत किसने बचाई, मुझे इस दस्तावेज से मालूम हुआ बेटा। इसे आज तक मेरे सिवा किसी और ने नहीं पढ़ा है। शुक्र है कि इसे मैंने भी जतन से रखा, नहीं तो आज मैं तुम्हारे सवालों के जवाब कहाँ से दे पाता। रात की सुनसान लंबी सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियों के अलावा आदित्य की कार दौड़ रही थी, जिसे ड्राइवर चला रहा था। आदित्य पिछली सीट पर सिर टिकाए आंखें मूंदे निढाल पड़ा था। दादाजी की बताई बातें अब तक उसके जहन में घटनाएं बनकर उभर रही थी। कसरती बदन वाला मेयादीन, जिसके चेहरे पर अनोखा तेज था, हवेली में ठाकुर शमशेर सिंह को पुकारता हुआ दाखिल हुआ। ठाकुर साहब, आपने मुझे बुलाया, मैं हाजिर हो गया हूँ। आप कहाँ हैं? तभी गुसल खाने से उसे चीख सुनाई दी। वह दौड़ता हुआ उस तरफ चला गया। उसने देखा कि सुंदर सलोनी रति पैर में मोच आने के कारण गिर पड़ी थी। उसका रूप और अदाएं किसी मुनि के भी अंदर का शैतान जगाने को काफी थी। उसने अदा से पास खड़े मेयादीन का हाथ पकड़ लिया। देवी जी, आप क्या कर रही हैं? सचमुच तुम बड़े भोले हो। क्या तुम यह भी नहीं समझते आपके ऊपर वासना का शैतान हावी हो गया है? पर माफ कर देवी, मैं उन लोगों में से नहीं जो मर्द औरत के पवित्र बंधन को जानवरों का खेल समझते हैं। तुम्हारी यही बातें तो मुझे बलवान बनाती हैं। लो, कहकर रति ने अपना पल्लू गिरा दिया, जिसे देखकर मेयादीन ने एक झन्नाटेदार तमाचा रति को जड़ दिया और तुरंत वहां से निकल आया। मेयादीन वहां से निकला तो देखा कि दीवार की आड़ में बूढ़े ठाकुर शमशेर सिंह अपना सिर झुकाए खड़े थे। मैं कुछ कहता इससे पहले ही ठाकुर साहब ने उसे चुप रहने का इशारा किया और पीछे पीछे अपने कमरे में आने को कहा। मेयादीन ठाकुर साहब के पीछे पीछे उनके कमरे में चल दिया और अपराध बोध से बोला, ठाकुर साहब, आपने सब सुन लिया। शर्म पर काबू रखते हुए थकी आवाज में उन्होंने कहा, हाँ मेयादीन, मैंने सब सुन लिया और अपने खून को अपनी जाति पर आते हुए भी देख लिया। तुम्हारी बहादुरी ने पहले ही मुझे तुम्हारा कर्जदार बनाया था। आज तुम्हारे चरित्र ने मुझे तुम्हारे सामने भिखारी बना दिया है। धन्य है वह खून जो तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है। अपनी बेटी की तरफ से यह लाचार बाप तुमसे माफी मांगता है। जवानी के बहाव में उसने जो किया, तुम्हारी जगह कोई दूसरा होता तो जाने क्या होता। मेरी लड़की की इज्जत तुमने दोबारा बचा ली। अब जैसे भी हो, मैं इस मंगली के हाथ जल्द से जल्द पीले करा दूंगा। तब तक मेरी आबरू तुम्हारे हाथों में है। मुझे वचन दो मेयादीन। ठाकुर साहब, हम अछूत हैं। समय का फेर हमसे पखाना साफ कराता है, पर इज्जत आबरू हम जानते हैं, इसलिए आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। यह बात
मुझ तक ही रहेगी। मियादीन का वचन सुनकर ठाकुर साहब को ठंडक महसूस हुई। उन्होंने एक लंबी सांस लेकर कहा, अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं। तुम्हारी बातें सुनकर मन में एक आस जगी है, पर सोचता हूँ कहीं तुम मना कर दो। ठाकुर साहब, मैं आपके लिए जान लड़ा सकता हूँ। मियादीन, तुम्हारी बहादुरी से खुश होकर मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ और इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। पर अब मैं तुमसे ही एक दान मांगना चाहता हूँ। सुनकर मियादीन अचरज से बोला, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? फिर भी आप हुक्म करें ठाकुर साहब। ठाकुर साहब ने हिम्मत बटोर कर कहा, तुम जानते हो मेरे बेटे भानु प्रताप का ब्याह हुए 10 साल हो गए हैं, लेकिन सभी उपायों के बावजूद बहू की गोद आज तक सूनी है। इसलिए बेटी की कमजोरी छिपाने के लिए मैं लड़के की चाहत लिए यज्ञ के बारे में सोच रहा था। मैं चाहता था किसी महात्मा का बीज लूं, पर मेरे सामने एक बलवान और सीलवान बीजदाता के होते हुए किसी अनजान का बीज अपने खानदान के नाम पर कैसे पनपने दूं? यह सुनकर मियादीन को जैसे दौरा पड़ गया। उसने झुंझला कर कहा, ठाकुर साहब, आज इस हवेली को हो क्या गया है? अभी कुछ देर पहले आपकी बेटी और अब आप मियादीन। अगर तुम्हारा बीज मेरे वंश को आगे बढ़ाएगा तो मुझे और मेरे बेटे को बिरादरी की आए दिन की चुपती बातों से निजात मिल जाएगी। मेरी आबरू एक दफा और बचा लो। ठाकुर साहब की लाचारी मियादीन को ठंडा किए जा रही थी। फिर भी वह बोला, ठाकुर साहब, मुझे किसी इनाम का लालच नहीं और न ही मैं लूंगा। फिर भी मैं आपकी बात कैसे मान लूं? ठाकुर साहब ने अपनी पगड़ी मियादीन के पैरों में रखते हुए कहा, मान जाओ बेटा, तुम्हारा यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। ठाकुर साहब उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोले, तुमने सच्चे महात्मा का परिचय दिया है। अब ये 1 महीने तक तुम हमारी जंगल वाली कोठी में रहोगे। तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें तुम्हें वहां मौजूद मिलेगी। सही समय आने पर हम वहीं बहू को ले आएंगे। आदित्य का ध्यान टूटा जब उसके कार ड्राइवर ने तीसरी बार कहा, साहब, एयरपोर्ट आ गया है। जब तक आदित्य खानदानी ठाकुर था, तब तक उसके भीतर एक मानवतावादी अपने ही खानदान के खिलाफ बगावत पर उतर आया था। पर अब उसे मालूम हुआ कि वह कौन है, कहां से पैदा हुआ है। उसका और सफाई करने वाले सूरज का परदादा एक ही है। तब उसकी सारी वैज्ञानिक योजनाएं अपनी मौत आप मर गई। जिस सच को आदित्य दुनिया के सामने लाना चाहता था, वही सच उसके सामने नंगा नाच रहा था। इसलिए वह हमेशा के लिए इस देश को छोड़कर जा रहा था, अपने पिता के पास उनकी तय की हुई योजनाओं का हिस्सा बनने। पर जाने से पहले उसने अपने दादा की गलती नहीं दोहराई। उनके परदादा के जतन से रखे दस्तावेजों को वो वहां जला कर आ गया था। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।